नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत एजुटेक पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी रोज जो क्लास है ना, आपकी जो पर डे क्लास है वो आपकी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर होती है। अरिहंत एजुटेक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीचिंग हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें स्पेशली फॉर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहेगी, उपयोगी रहेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी यहाँ पर मुझे लाइव वॉच कर रहे हैं, जो मुझे लाइव वॉच देख रहे हैं, वो मुझे एक बार जरूर बता दें कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। और अगर आप डेली वॉच नहीं करते तो पिछली क्लास में वॉच करके देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें मैं भर भर के कंटेंट आपको दे रहा हूँ, विद थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सब कुछ दे रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही कहना है कि अब मैं आपके लिए जो लेकर आया हूं आज, वो है आपका सीटेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू वो बेस होता है जिससे हम एग्जाम को बेहतर से बेहतर क्रैक करने में हमारी हेल्प करता है। तो सारे विद्यार्थी जितने भी यहाँ पर लाइव हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव वॉच मुझे कर रहे हैं, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि इस क्लास को लाइव ही देखा करो। ज्यादातर लाइव देखने से आपकी क्या होगी, क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप इंटरेक्शन करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो मुझे ये फील होता है कि ऑफलाइन की तरह ही आप मुझे प्रॉपर सुन रहे हैं और हमारा एक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दें, क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? मुझे एक बार सारे विद्यार्थी एक बार कमेंट करके ये बता देंगे, ठीक है? सभी विद्यार्थी एक बार मुझे बता देंगे मेरी ऑडियो वीडियो एकदम से क्लियर है या नहीं है। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए जो प्रश्न है वो सीडीपी के प्रश्न हैं। कितने हैं? सीडीपी, जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसके 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर यहां पर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी एकदम से तैयार रहिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बेधड़क होकर पूछिए। लेकिन आप सीख रहे हैं या नहीं, इसका पता तो केवल आपके किससे चलेगा? इसका पता तो केवल आपका किससे चलेगा? जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते समय एक्टिव आंसर देंगे इन प्रश्नों के, तब आपको लगेगा कि हाँ, आप भी पढ़ रहे हैं। तो पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं नहीं। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार, सारे विद्यार्थियों के एक बार मैं कमेंट भी चेक कर लेता हूं। जो भी विद्यार्थी लाइव हैं मैं उनके कमेंट भी चेक कर लेता हूं। आप लोग भी सेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुपों में इसकी लिंक भेज सकते हैं, है ना? आप लोग भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, ग्रुपों में इसकी लिंक भेज सकते हैं, ग्रुपों में आप इसकी लिंक भेज सकते हैं। सेशन आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, है ना? ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रस्तुतिकरण है? मतलब सबसे अच्छा बताता है वाइगोत्स्की के विचार से। हालांकि इसमें केवल वाइगोत्स्की नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग 30 चैप्टरों से क्वेश्चन है। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन किससे है? तो आपका पहला प्रश्न है, तो आपका पहला प्रश्न वाइगोत्स्की से ही है। क्वेश्चन कहता है विकास अधिगम के स्वाधीन है, मतलब अधिगम होगा तभी विकास होगा। विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, मतलब अधिगम पहले होता है, विकास बाद में होता है। विकास अधिगम का समानार्थी है, विकास अधिगम समानांतर प्रक्रिया है। देखो दो बातें हैं, जीन पियाजे वाइगोत्स्की दोनों ही संज्ञानवादी हैं। चाहे वाइगोत्स्की हो और चाहे जीन पियाजे हो, दोनों ही संज्ञानवादी हैं, दोनों ही संज्ञानात्मक विचारधाराओं पर काम करने वाले व्यक्ति हैं।
दोनों ही संज्ञानात्मक विचारधाराओं पर काम करने वाले क्या हैं, व्यक्ति हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बात क्या है, इस बात पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जिस लेवल का होता है वो उसी अनुपात में सीखता है। मतलब उनके अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले वो सीखता है तब उसका बौद्धिक विकास होता है। तो इसका मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार ये सही है और पियाजे के अनुसार दूसरी बात, इसके अपोजिट हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सोचना है। अगर मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। आपका मन कर रहा होगा दो लास्ट के ऑप्शनों को देखकर, तो मैं आपको बता दूं वो आंसर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन को अच्छा लग रहे हो पर वो आंसर बनने के काबिल नहीं थे। उसके कई कारण हैं। इसमें सभी 30 चैप्टरों से मिक्स एमसीक्यू या पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो मुझे एक बार सारे विद्यार्थी बताएंगे, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी। कोहलबर्ग थ्योरी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या है, कोहलबर्ग थ्योरी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे बड़ी आलोचनात्मक बुराई क्या है। तो कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो आप मुझे एक बार बताइए कि आप मुझे एक बात बताइए कि कोहलबर्ग की जो बुराई होती है वो किस मुद्दे पर होती है। कोहलबर्ग ने ऐसा क्या किया था कि इनके सिद्धांत की एक बुराई भी रह जाती है दोस्तों, एक कमी रह जाती है। कोहलबर्ग ने हेंज की डिलेमा पर चर्चा की है। कोहलबर्ग ने पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिसमें पुरुषों को चोर बताया है, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत में लैंगिक भेदभाव का उदाहरण दिया है दोस्तों। इन्होंने अपने सिद्धांत में लैंगिक भेदभाव का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं इस सिद्धांत में कहीं ऐसा है तो आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन, पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सामाजिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। तो आपने क्या सीखा, सीधा सा इसका आंसर ये बन गया। ठीक, अब देखो, अब देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर सामने है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापका करेगी। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में मतलब बाल केंद्रित कक्ष कैसा होता है, जिसमें बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसमें बालक ही मुख्य होता है, उसे बाल केंद्रित कहते हैं शिक्षा बालक के लिए बनी है, बालक शिक्षा के लिए नहीं बना। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की सर्वांगीण शक्तियों का विकास करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही हो। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करना बिल्कुल भी अच्छा पहलू के सेंस में नहीं जाता। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने को, हाँ सबसे अच्छी, जिसमें विद्यार्थी लर्निंग बाय डूइंग कर सकें, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसमें विद्यार्थी लर्निंग बाय डूइंग कर सकें वैसा तो कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो आपका जो आंसर है वो ये है। अब देखो,
अब आता है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध से जुड़ा है, जो व्यक्ति के आत्मबोध से जुड़ा है वो कौन सा है? किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो आत्मबोध भाषा विषयक नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्या ये अंतः व्यक्तिक है या अंतर व्यक्तिक है? देखो इंग्लिश गलत लिखी है, इसकी इंग्लिश निकलेगी इंट्रा पर्सनल। क्या निकलेगी? इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल। तो मैं आपको बता दूं दो शब्द होते हैं, एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। दोनों में अंतर क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को, इच्छाओं को समझने की शक्ति रखता हो तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। और जब एक व्यक्ति स्वयं के आत्मबोध को जान सके, स्वयं की क्षमताओं को जान सके, स्वयं की कमियों को जान सके, स्वयं की खूबियों को जान सके, स्वयं की विशेषताओं को जान सके, उसे इंट्रापर्सनल कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर अंतः व्यक्तिक हो जाता है, इस प्रकार आपका आंसर अंतः व्यक्तिक हो जाता है। तो आपका आंसर आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइगोस्की तथा प्याजे के दृष्टिकोण से प्रमुख भिन्नता इन दोनों के विचारों में क्या है? वाइगोस्की और जीन प्याजे के विचारों में क्या भिन्नता है, आपसे ये प्रश्न है। वाइगोस्की और जीन प्याजे के विचारों में क्या भिन्नता है, आपसे ये प्रश्न है मेरा कि वाइगोस्की और जीन प्याजे के विचारों में क्या भिन्नता है, आपसे प्रश्न मेरा ये है। वाइगोस्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना वाइगोस्की की भिन्नता है। बच्चों के पालन पोषण के बारे में उनकी सोच अलग अलग है। बच्चों, भाषा और चिंतन पर दोनों के विचार आपस में मैच नहीं करते। ये सबसे बड़ा अंतर वाइगोस्की और जीन प्याजे के विचारों में है। सबसे बड़ा अंतर वाइगोस्की और जीन प्याजे के विचारों में यह है कि उनकी सोच भाषा और विचारों के कॉन्सेप्ट पर आपस में मैच नहीं करती। जब उनकी सोच भाषा और विचारों के दृष्टिकोण से आपस में मैच नहीं करती तो आपका आंसर ये बन जाता है। ठीक है, अगर यहां तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई दिक्कत ना हो तो अब हम इसके बाद एक और बेहतर या बेहतरीन से प्रश्न की ओर चलते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न यहां तक है तो आप हमसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, हमने इसको कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, देखने में आपको सहूलियत हो, आप पूरा प्रश्न पढ़ सकें, हमने उसको इस तरीके से बांट दिया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर पूछिए, आपका हक है प्रश्न पूछना। प्रश्न कहता है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में योग्यताओं का विशेष समूह उनके आनुवंशिक घटकों का कारण होता है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किस बात से सहमत हैं? पहली बात, जो प्रश्न आपसे कहे उसे पूरे शिद्दत से पढ़ो। जो प्रश्न आपसे कहे पहले तो उस प्रश्न को पूरी शिद्दत से पढ़ो। प्रश्न क्या कहता है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है, क्या लड़का और लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट जो अंतर है उसके लिए आनुवंशिक कारक जिम्मेदार हैं? लड़कों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा सम्यक प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया। यौनावस्था के बाद लड़के और लड़कियों के एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अरुचियां
पूर्णतः विपरीत हो। सभी लड़कियों में कला समूह के विषय अंतर्निहित उत्तरत्वा होती है, जबकि लड़कों आक्रामक खेल बेहतर प्रदर्शित करते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के नहीं हो। भाई बताओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कहता है कि जो वाद विवाद इनके ऊपर आनुवांशिक घटक में है? तो आपको लड़कियों में ये गुण आपने देखा होगा कि लड़कियों को ऐसा लगता है कि लड़कियां घर का कामकाज करेंगी, और लड़के जो है अगर रोते हैं तो कहते हैं कि तुम लड़की हो क्या, ये प्रदर्शित नहीं करने देते। हतोत्साहन मतलब होता है प्रदर्शित ना करने देना। तो आपका आंसर ये बनता है, आपने अगर पूरे शिद्दत से प्रश्न को पढ़ा है तो आपसे प्रश्न गलत नहीं हुआ, और आपने पढ़ने में लापरवाहियां बरती हैं तो आपसे प्रश्न पल्ले ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने प्रश्न को पढ़ने में कंजूसी की है, आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो ये समझ लेना मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। अब हम इसके बाद और पढ़ते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। देखिए, दो प्रकार की प्रेरणा होती है, एक प्रेरणा जो आंतरिक होती है और एक प्रेरणा जो बाह्य होती है। आंतरिक का मतलब होता है कि इंटरनल मोटिवेशन, और बाह्य का मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक का मतलब कि प्रेरणा का कारण व्यक्ति स्वयं है और रुचि जिज्ञासा इसके कारण से प्रेरित है। बाह्य प्रेरणा मतलब लालच के कारण कोई काम कर रहा है। बाह्य प्रेरणा मतलब किसी लालच के कारण से वो कोई काम कर रहा है, वो उसकी बाह्य प्रेरणा का सूचक है। तो अब आंतरिक प्रेरणा चेक करनी है, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु में पुरस्कार प्रस्तुत, इस प्रकार अधिगम गतिविधियां योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन करने को। तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में आंतरिक प्रेरणा किसी विद्यार्थी के अंदर कैसे डेवलप होगी, ये आपका प्रश्न है। पहली बात, ये उपलब्धि वाला तो बाह्य प्रेरणा होता है, काट दो। हाँ, दूसरा ऑप्शन पढ़ो पूरे मन से। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय, मतलब तुम पास भय के फेल भय इस पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाए कि बच्चा सीख कितना रहा है, बच्चे की लर्निंग कैसी है, बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है, इस बात पर सबसे ज्यादा गौर किया जाए, इस बात पर सबसे ज्यादा गौर किया जाए। तो आपको भी बस यही चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रश्न आपसे कह क्या रहा है। तो आपका ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, इसे भी पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए और फिर बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। हाँ जी, तो सुस्वागतम, जो भी बच्चे क्लास में लाइव हैं जिन्हें मैं देख पा रहा हूं, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए क्लास को। स्पेशली आपके लिए सीडीपी क्लास और जो आपके टेट एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल क्लास है। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि A child failure to perform well in classroom test lead us to believe that कक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में इस विश्वास की तरफ ले जाती है, एक बच्चे के कक्षा के परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं आते, बच्चा फेल हो रहा है, कक्षागत परिणाम बच्चे के अच्छे नहीं है, कक्षा में बच्चा फेल हो रहा है, तो टीचर को उसकी असफलता से क्या विश्वास होगा कि बच्चा गधा है, यह विश्वास होगा, या यह विश्वास होगा कि हमसे कोई गलती हो रही है, हम पढ़ाने में सफल नहीं हो रहे, हम सिखाने में सफल नहीं हो रहे, ऐसा कोई भाव दिमाग में आता है।
तो देखिए, आकलन वस्तुनिष्ठ है, असफलताओं को स्पष्ट करने पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है नहीं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ से तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि गलती किस टाइप की। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, आकलन प्रक्रिया पर विचार करने, हाँ, आपको इस विचार करने की आवश्यकता है कि बच्चा फेल हो क्यों रहा है। क्या आप सीखने सिखाने में सफल नहीं हुए? क्या आप बच्चों को वो बात नहीं सिखा पाए जो आवश्यक थी? तो आपने देखा पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, ये सब आपका सही आंसर बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति में आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त? तो मान लो आप एक टीचर हो और आपके विद्यालय में बच्चा गलतियां करता है। देखो, गलतियां अगर कोई स्टूडेंट करता है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि गलतियां उतनी भी ज्यादा महत्व नहीं रखती। गलतियां तो सीखने का साधन है, पार्ट ऑफ लर्निंग है। अगर हम चलना सीखते हैं तो हम गिरते हैं, लेकिन चलने के लिए गिरना भी आवश्यक है। संभलने का मजा सीखते हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि चलने के लिए आपको गिरना पड़े, लेकिन आप गिर सकते हैं, फिर आप गिर के जो चलना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, वो आपके जीवन का सबसे अच्छा पल होगा। तो जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, उस बात पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गलतियां करते, एरर्स करते। हमें पता लगता है कि बच्चों की सोच कैसी है, थिंकिंग कैसी है, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, नहीं, ये हम नहीं कह सकते। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है, वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, नहीं। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, मतलब इससे बड़ी कक्षा में। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं। आपकी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आप जिस विधि से, आप जिस मेथड से बच्चे को सिखाना चाहते थे, क्या वो विद्यार्थी उसी तरीके से सीखने में सफल रहा? अगर आप उसे सिखाने में सफल रहे तो इसका तरीका विद्यार्थियों ये होता है। अब हम आते हैं कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। इस क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से पढ़ना। एज अ स्टूडेंट अंडरलाइन द मेन पॉइंट इन अ केस, मेक्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, एंड एट द एंड ऑफ episode present the questions that arise in your mind। that आपको बताना है कि एक विद्यार्थी जो पूरे टॉपिक को पढ़ता है, उस टॉपिक को पढ़ते समय अंडरलाइन कर रहा है उन से पॉइंटों को जो जब ज्यादा जरूरी है, और उनके लास्ट में उन सब पर फोकस कर रहा है। जब आप उस चीज को पढ़ा के फ्री हो रहे, तो पढ़ाने के बाद आपके उन पॉइंटों पर विशेष फोकस भी कर रहा है। फिर अब सारी चीजों पर वो क्या कर रहा है? फोकस भी कर रहा है। विचारों के संघनन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अनुकर्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय बिंदु विधि का प्रयोग कर रही है। हाँ, विचारों के संगठन के लिए अपने चिंतन को सही दिशा दे रही है। सबसे अच्छा तो यही पॉइंट बनेगा। ऐसे हम पॉइंटों को हाईलाइटेड करें, ऐसे हम समझें कि ये हमसे क्या जानना चाहते हैं, ऐसे हम समझें कि प्रश्न हमसे जानना क्या चाहता है। अगर हमने जिस दिन ये पहचानना सीख लिया कि हमारा प्रश्न हमसे क्या जानना चाहता है, उस दिन मुझे लगता है कि आप एक बेस्ट टीचर होंगे, है ना? आप एक बेस्ट टीचर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। किस प्रकार से एक अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाने में सहायता कर सकता? किस प्रकार से एक अध्यापक बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता है, यानी बच्चों में कौन सा गुण डेवलप करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम अ बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, मतलब बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना जा सकता है, इस बात पर फोकस करना है। तो किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाने में सहायता कर सकती है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौका देकर उन्हें हर समय में सहयोग देना कितना अच्छा है। अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं और उसे सीखने के हम अवसर दे दें, तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या इससे अच्छा भी कोई ऑप्शन हो सकता है? अगर कभी भी सीखते समय बच्चे को उस एक्टिविटी में शामिल कर लिया जाए तो वो सबसे अच्छी। किताबी ज्ञान को कभी ज्यादा महत्व नहीं देना है ना। तो सबसे अच्छा, और पुरस्कार अच्छी चीज नहीं होती, ये बाह्य पर अब प्रेरणा के उदाहरण है, इसलिए बहुत बेटर देन ऑप्शन नहीं हो सकते आपके लिए। तो आपके सामने एक और प्रश्न खुल के आता है, और एक और मजेदार प्रश्न आपके सामने आता है। आप इस प्रश्न को देखकर क्या सोचते हैं, इस बात को आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, बताइए। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है, सही लगता है। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्योद्दीपकों के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्योद्दीपकों द्वारा नियंत्रित होता है। बाह्य उद्दीपक अधिगम के लिए नियंत्रण में नहीं, ऐसा नहीं होता, आंतरिक भी हो। अधिगम तब घटित नहीं हो सकता जब इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट हो। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है, और आप इससे ही सहमत हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चर एनवायरमेंट, जब हम समाज से, सोशल से, कल्चर से, एक्टिविटी से सीखते हैं तो हमारा सीखा गया ज्ञान स्थायित्व की ओर जाता है, हमारा सीखा गया ज्ञान वजूद की ओर जाता है, हमारा सीखा गया ज्ञान हमारे स्थायित्व की ओर जाता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको मेरी एक सुंदर सी बात समझ में आई होगी जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आई है तो आप एस का कमेंट कर सकते हैं, और समझ में नहीं आई है तो आप नो का भी कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको समझ आई है तो आप यस कमेंट कर सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आई है तो आप नो का कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है, बताइए। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास परिपक्वता अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया से वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, नहीं। विकास प्रबलन दंड के द्वारा सुनिश्चित होता है, नहीं। विकास प्रत्येक, ये अधिगम के लिए बोल रहे, लिख विकास रहे हो। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नहीं लगा सकते। गति अलग अलग होती है, क्रम एक जैसा रहता है। क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है, गति का अनुमान लगाना संभव नहीं होता। सबसे बेटर ऑप्शन तो आपका पहला है। पहला कहता है विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया का परिणाम है, जिसमें जन्मजात अर्जित दोनों योग्यता, जहां पर परिपक्वता जन्मजात हो जाती है और अनुभव आपका वातावरण, जहां पर दोनों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम बच्चे के बौद्धिक विकास से जोड़ा जाता है, उससे बेटर देन ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो इस बात को कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, है ना। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अब आता है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त लगता है,
मतलब आपको सही लगता है। कौन सा आपको सही लगता है? प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको सही लगता है? मतलब प्रकृति, वाद विवाद क्या है? ये बात पर विवाद करना कि आनुवंशिकता ज्यादा जरूरी है या वातावरण ज्यादा जरूरी है, क्या जन्मजात योग्यताएं ज्यादा महत्व रखती हैं या वातावरणीय योग्यताएं महत्व रखती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ना अकेला वंशानुक्रम और ना वातावरण, दोनों की क्रिया ही बालक के विकास का आधार है। जैसे एक स्वस्थ बीज तब तक स्वस्थ पौधा नहीं बन सकता जब तक कि उसे स्वस्थ एवं संतुलित वातावरण प्राप्त ना हो। अर्थात वंशानुक्रम हमें क्या करता है? अर्थात वंशानुक्रम हमें कार्यशील क्षमताएं देता है, तो उन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से। वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है, तो इसको निवेश करने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को आपको समझना है। एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र, ये तो केवल वातावरण। एक बच्चा व्यवहार को निर्धारित करने में परिवेशी प्रभाव बहुत कम है, तो नहीं, एक को महत्व दे वो आंसर नहीं है। वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अच्छा है, हो सकता है आंसर हो। बच्चा आनुवांशिक रूप से इस तरह प्रवृत्त होता है जिस तरह होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के परिवेश, मतलब इन्हें वातावरण को महत्व नहीं दिया, इसमें वातावरण को महत्व दिया गया है। तो आपका सबसे बेटर देन ऑप्शन कौन सा है? कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते किसका कितना रोल है, पर दोनों का रोल है। हम प्रतिशत आंकड़ों में नहीं बता सकते किसका कितना रोल है, लेकिन बालक के विकास में जन्मजात और अर्जित दोनों ही योग्यताओं का दोस्तों क्या है? रोल है। इतना साफ समझ। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? हम बात करते हैं कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है। हम बात करते हैं कि समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु जी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या वो जन्म से सामाजिक होता है? क्या वो जन्म से असामाजिक होता है? क्या वो समाज के प्रति उदासीन होता है? तो बालक के विकास में कहते हैं कि बच्चा जो होता है जन्म के ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, वह समाज के प्रति उदासीन होता है। वह सामाजिक बनता है समाजीकरण के द्वारा। एक अबोध शिशु को सामाजिक बनाने की भूमिका में सबसे ज्यादा जरूरी उसके आसपास का परिवेश है। इसीलिए कहते हैं कि प्राथमिक समूह मानवीय स्वभाव को विकसित करने की नर्सरी या पाठशाला होती हैं, और प्राथमिक समूह में माता पिता, आस पड़ोस, खेल समूह आता है, जो ह्यूमन बिहेवियर को डेवलप करने में उसका बड़ा ही रोल होता है। मानवीय व्यवहार को विकसित करने में उसका बड़ा ही रोल होता है, वो कहलाता है। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्य, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने और समायोजन की, समाज की संस्कृति और आलोचना करने सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। देखो ये तो वैसे ही लग रहा है कि आलोचना हो नहीं सकता। हाँ, समाज के मूल्य, समाज के आदर्श, समाज की अपेक्षाएं, समाज के विश्वास, इनके अनुसार स्वयं को ढालने की जो प्रक्रिया है वही आपका समाजीकरण का असलियत रूप है। तो मैं आपको समझा पाया ऐसा मुझे लगता है कि ये ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो प्याजे अनुदेशात अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रिया बच्चे याद रखते हैं, असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसका उल्लेख असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? मतलब जीन प्याजे के 4 अवस्थाएं होती, उनमें से इन्होंने पूर्व संक्रिया अवस्था यानी दूसरी अवस्था की बात की है,
और कहते हैं कि उस अवस्था में बच्चा चीजों को भूल जाता है। उस भूलने का कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो भूलने का कारण क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ये भूलने का कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के भूलने का जो कारण है वो क्या है? जो भूलने का कारण है वो क्या है? क्या बच्चे परिकल्पना निगमनात्मक तार्किक करने में अयोग्य होते हैं इस कारण से? बच्चे डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर पाते, तर्क करना नहीं जानते इसलिए भूल जाते हैं, या व्यक्तिगत कल्पना नहीं कर पाते इसलिए भूल जाते हैं, या फिर विचारों में एक विचार को कई तरीके से समझ नहीं पाते? सबसे बेहतर तो यही है, जब एक बात को दो या दो से अधिक तरीके से नहीं याद रख पाते तो वो रटते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पक्ष नहीं माना जाता। अब हम बात करते हैं इसमें, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करते हैं? नहीं, याद करना रटना अच्छा नहीं हो। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे, क्या स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग जीन पियाजे ने किया है? क्या सहयोग की बात जीन पियाजे ने सीखने में की है? नहीं की है। सहयोग की बात तो वाइगोस्की ने की है, जीन पियाजे ने नहीं की है। तो आपका दूसरा भी आंसर नहीं बन सकता। और पहला, अनुकूलन की प्रक्रिया, पुरस्कार दंड की बात भी इन्होंने नहीं की है। इन्होंने अनुकूलन एडप्टेशन को समझाया, इसमें एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम जैसे कॉन्सेप्ट बताए हैं। इसका मतलब ये वाली बात जरूर जीन पियाजे से ही जुड़ी है। और क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, आपका आंसर उसी प्रश्न के अनुसार है। मेरी बात इतनी सी समझ आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मुझे एक बार इल्तिजा कर देना। इल्तिजा मतलब होता है बता देना। तो आप बता दो कि मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाई जेडपीडी को मैंने आपको कितने बार समझा दिया। जेडपीडी जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे मैं आपको व्यवहारिक ज्ञान देता हूं, जैसे आप कोई पेपर देने जाना, मान लो सपोज कि आप एक पीसीएस का पेपर देने गए, 100 क्वेश्चन आए, उसमें आपके 50 क्वेश्चन एवं ही बन गए आपसे। आपके जो 50 क्वेश्चन थे आपसे एवं ही बन गए। 100 क्वेश्चन थे, वो लेवल ऑफ क्या था? पोटेंशियल डेवलपमेंट, अधिकतम लेवल था। जो आपके नंबर आए बिना प्रयास किए दूसरे के सारे से, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। 50 नंबर क्या थे? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। 100 नंबर क्या थे? लेवल ऑफ पोटेंशियल। अब आपको ना तो 50 से काम चलता है और ना 100 में सबके 100 आते। 50 से 100 के ओर जब आप बढ़ोगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्षेत्र जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा लर्निंग करता है, उसकी स्वतंत्र सोच होती है, उसकी अपनी एक सोच होती है, उसकी अपनी एक तार्किक क्षमता होती है, अपनी क्षमता होती है, उसे हम तो सहयोग और बिना सहयोग के बीच की क्षमता को या स्वतंत्र चिंतन करने की क्षमता को हम जेडपीडी कहते हैं। अध्यापका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले सहायता के साथ किए जा सकने कार्य के बीच का अंतर। देखो भाई साहब, दूसरा ऑप्शन खुद कह रहा है हम आंसर हैं, क्योंकि दूसरे ऑप्शन का जो तरीका है आप एक बार पढ़ के देखना। हाँ जी बोलो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंटों का, तो पूरे ईमानदारी से कमेंट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले और सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्यों के बीच का अंतर ही जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। तो सभी विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं
एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। क्या सम्मिलित हो, ये बात आपको बताना। आपको बताना है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से क्या। बहुसांस्कृतिक का मतलब है बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे अलग अलग कल्चर के बच्चे क्लास में हैं और आपको उनका असेसमेंट यानी आकलन करना है। तो आप कौन सा तरीका सबसे बेहतर चुनो। आपका सबसे बेहतर चुनने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। अपने आकलन के उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता सबसे ज्यादा जरूरी। आकलन के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपात करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पृथक करना। आकलन उपकरणों के मानकीकरण, विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो आप सबसे पहले उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखोगे और आप ऐसे प्रश्न पूछोगे जो उनके लिए बाधा ना बनके सही रहे। अब आपके सामने एक और शानदार, जानदार, मजेदार सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ इसको पढ़िए और आप इसका सही जवाब कर सकते हैं। प्रश्न कहता है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जा सकता है। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंकों के साथ सहसंबंध किया जा सकता हो। अच्छी बात है। विद्यार्थी अपने आकलन एकमात्र निर्णायक नहीं होता, एकमात्र केवल निगेटिव सेंस में जाता है। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाए। शिक्षार्थी अधिगम्य आकलन की भूमिका नकारा ना, ये तो गलत है। ये दो पॉजिटिव है जिनमें सबसे बेहतर ऑप्शन आपका फर्स्ट है जो आपका सही आंसर बनने के काबिल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सबसे सही आंसर पहला बनने के काबिल है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है। समावेशी कक्षा के पीछे मूल आधार क्या है। समावेशी कक्षा के पीछे मूल आधार क्या है, बताओ भाई। समावेशी कक्षा के पीछे मूल आधार क्या है। समावेशी शब्द आता है तो आपको क्या सोचना है। समावेश मतलब चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो मानसिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो सांस्कृतिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे सृजनात्मक हो, सभी बच्चों को एक ही वातावरण में शिक्षा देना, लेकिन सबकी जरूरतों को पूरा करे ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें एक कमजोर बच्चा भी सीखे और जिसमें एक बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बच्चा भी सीखे, जिसमें एक अपाहिज बच्चा भी सीखे और एक स्वस्थ बच्चा भी सीखे, जो कहलाती है समावेशी शिक्षा। क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा। तो समाज में विभिन्नता और विद्यालय को विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्या ये सही है? हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर आवश्यकता है और सुविधा तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय, अलग तो बिल्कुल भी नहीं करना है कुछ भी। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक स्टैंडर्ड होते हैं जो कि गलत होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले के ऊपर करने की आवश्यकता नहीं, सबके लिए है। समावेशी का मतलब चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी जेंडर से हो, या कोई भी भिन्नता रखता हो, सभी विद्यार्थियों को एक ही वातावरण में उनकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा उपलब्ध कराना, ये आपका समावेशी का कॉन्सेप्ट बनता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापका द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे ज्यादा, मतलब हमें पता लगाना है कि कौन सा बच्चा क्रिएटिव है और कौन सा बच्चा क्रिएटिव नहीं। तो पहले तो हमें यह पता हो कि क्रिएटिविटी होती क्या है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब होता है परंपरागत विचारधारा से हटके सोचना, दुनिया के अकॉर्डिंग ना सोचना, सबके तरह ना सोचना, बल्कि अलग सोचने की क्षमता तुम्हारे अंदर एक गुण पैदा करती है जिसे हम सृजनात्मकता कहते हैं, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तो क्रिएटिविटी यह एक अवलोकन करने के बच्चे समूह कार्य में साथियों के साथ किस प्रकार मानकीकृत वस्तुनिष्ठ बच्चों के विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वे समस्या को हल कर रहे हैं। जब कोई बच्चा किसी समस्या में फंसता है और उस समस्या को सुलझाने के लिए वो अनेक अनेक अदर आइडियाज सोचता है, एक समस्या के कई हल सोचना अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक समस्या का एक ही हल खोजना कन्वर्जेंट थिंकिंग, दुनिया जो जानती है उस तरीके से सोचना कन्वर्जेंट, अलग सोचना डाइवर्जेंट। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब समस्याओं को हल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक अध्यापक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से निम्नलिखित में से क्या, मतलब एक टीचर हो आप, फीमेल टीचर हो, सब आपकी कक्षा में वंचित वर्ग से आए बच्चे हैं। वंचित मतलब जिनकी जरूरत, जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। वंचित मतलब जिन्हें अभाव रहा है, किसी चीज का वंचन रहा है, कमी रही है। तो क्या करें, एक अध्यापक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कैसे कर सकती है? अन्य बच्चों को वंचित समूह से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहकर, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहकर, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के विचार करना जिनसे पक्षपात व रूढ़िवादिताएं झलकती हों, प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन क्रिया करने का मौका ना पाए। अन्योन क्रिया करना अच्छा होता है। वंचित वर्ग से आए बच्चों के नियम अपेक्षाएं कम करना, ऐसा हो सकता है बच्चों से अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो। तो आपसे सबसे बेटर इसमें पहला है, अन्य बच्चों से वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने वाली भावना अगर आप पैदा करते हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी अच्छी सोच है, तो आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण? विभेदीकरण का मतलब है डिफरेंट पाया जाता है, विभेदीकरण का मतलब है अंतर किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? अंतर किया जाता है। तो ये अंतर को आप कैसे समझेंगे बताइए मेरे प्यारे रसगुल्लो। आजकल टीचरों ने बच्चों के नाम रसगुल्लो रख दिया है, रसगुल्ला कहता है, कोई लड्डू कहता है, मैं क्या कहूं बताओ तुम्हें। मैं तो कबूतर कह देता हूं, लेकिन समस्या ये है कि फिर फीमेल को क्या कहूं, फीमेल कबूतर। हमें तो एक गाना याद आता है, कबूतर कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, अब पहला ना प्यार पता कितने नंबर का। कबूतर भी कंफ्यूज, कहां जा, कितनी जगह जा, कबूतर भी बेरोजगार। अब देखो यार, अनुसंधान यानी रिसर्च से पता चला कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है, मतलब डिफरेंट पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा उदाहरण नहीं हो सकता या गलत है, ये पूछा। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषय में लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों को बहुत कम अपेक्षा। देखो ये कुछ भी हो, व्यवहारिकता में ये दिखाया जाएगा कि मध्याह्न भोजन में दलित दलित ये वाला कॉन्सेप्ट अब वर्तमान में नहीं होता। हो सकता है होता हो ऐसा,
लेकिन अभी ज्यादा जनरली ऐसा नहीं देखा गया है क्योंकि समानता आपकी वर्तमान में हो गई। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेष? अधिगम अशक्तता मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ऐसे बच्चे जो सीखने में सक्षम नहीं है उन्हें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्या इनका आईक्यू 50 से नीचे होता है? अन्य बच्चों को धमकाने और आक्रामक व्यवहार करते हैं, या फिर एक प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराते हैं, धारा प्रभाव पढ़ने और शब्दों को पलट पाने में कठिनाई होती है। तो अधिगम अशक्तता कौन सी होती है? लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन सी? लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन सी होती? इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज कौन सी होती? तो आपका सही आंसर है इसमें चौथा। इसका सही आंसर है चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? आपसे कहता है कि कक्षा में क्यों प्रश्न करना जरूरी है। अगर आपके बच्चे क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो आप कैसा मानेंगे उसको? अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछता है इसका मतलब है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही चल रही है। क्योंकि अगर बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछता इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग कम्युनिकेशन जो है इंटरेक्टिव नहीं है। अब दोनों तरफ से बच्चे से आपके प्रश्नों का सही जवाब तलाब नहीं हो रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, प्रश्न अन्योन क्रिया द्वारा अधिगम को बढ़ाते तथा संकल्पनात्मक स्तर पर दिशा देते हैं, बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार कराकर उन्हें महसूस करा सकते हैं कि उनमें बुद्धि की कमी है। नहीं, कमी है नहीं, अभ्यास, अन्योन क्रिया तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता दिशा को देते हैं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये। ठीक है, 30 प्रश्न है आज के सेशन में, 26 हो चुके हैं, केवल 3 प्रश्न आज के सेशन के शेष हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लाइव हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें बच्चे, है ना। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यालय की, है ना, विद्यालय की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती? सॉरी, विद्यालय नहीं होगा, ये विद्यार्थियों। कौन सी पद्धति जो है, जो स्टूडेंट होता है आपका, विद्यार्थी होता है, उसकी सबसे अच्छी क्षमता को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? विद्यार्थी की स्ट्रेंथ, विद्यार्थी की क्षमता को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? जब विद्यार्थी को बहुविकल्पी प्रश्न के माध्यम से, बहुविकल्पी प्रश्न में कैसे पता लगेगा कि विद्यार्थी कैसा सोचता है? किसी मुद्दे पर आप चर्चा करेंगे, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, सीधा आंसर देके निकल जाएगा, ये सही नहीं है। यह संकल्पना परिवर्तन और विद्यार्थी के वैकल्पिक समाधान की विधियों के द्वारा आकलन, हाँ ये हो सकता है। जब कक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए स्थान सफलता एकमात्र सफलता निर्धारक हो, ये ज्ञान का आधार नहीं है। जब परीक्षा के अंकों विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध नहीं, का सही आंसर है ये बात। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन, कंसेप्चुअल चेंजेस कैसे आ रहे हैं? जब बहुत सारे तरीके से सोचने से आ रहे हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बन सकता है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार किस बात पर निर्भर करता है? उसको जरूरत कितनी है, उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या, उसकी स्थिति क्या है, उसको जरूरत कैसी है, उसकी आवश्यकता कैसी है, ये तय करेगा कि उसको हम कैसी सहायता करें। एक बच्चे की सहायता देने की मात्रा और प्रकार किस बात पर जो है, बच्चों के निष्पादन स्तर यानी कि बच्चों के परफॉर्मेंस लेवल पर, बच्चों के परफॉर्मेंस लेवल पर, बच्चों के परफॉर्मेंस लेवल पर, यह आपका सही आंसर बन जाता। अब देखो, अब आपको बताना है उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती
आप एक मैडम हैं और काय की मैडम है, मैथ पढ़ाती हैं, तो आपकी दृष्टिकोण कैसा होगा? विद्यार्थियों की गलती उनके चिंतन की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई विद्यार्थी गलती करता है तो गलती करना भी उसके सोचने समझने के तरीके को जानने का एक अवसर है। अच्छा, ये गलतियां कब अच्छी हैं? जब रोज नहीं हो। गलतियां कब खराब हैं? जब बार बार रिपीट होती हो एक ही टाइप की। अगर तुम एक बार गलती करते हो, एक भी बार गलती नहीं करते तो भगवान हो, एक बार गलती करते हो तो इंसान हो, दो बार गलती करते हो तो शैतान हो, और बार बार गलती करते हो तो पता नहीं है मुझे, तुम ही बताओ क्या हो सकता है, है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है? विद्यार्थी की क्या करता है? संकल्पनात्मक। अब आपका 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जो है आपको होमवर्क का है, तुम होमवर्क है, हमारे भाषा में कहते हैं दत्त कार्य। दत्त कार्य का मतलब होता है गृह कार्य, होमवर्क। तो भैया इसको कमेंट में आप आंसर करियो, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके इस बारे में जरूर बताएंगे कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इस क्लास को। तो बताइए मुझे